बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस का आज से आगाज़ हो रहा है। तो आज हमने जो चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 हम ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में स्मार्ट सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वह है रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले वाले टॉपिक जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टॉपिक है। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, या एमसीक्यूज भी जो आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप ही होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम यूज़ करते हैं उनका मकासद क्या है। वो है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास पर्पस है किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के। हमारे पास तीन बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम यूज़ करते हैं। पहली है वी एफ इजिकल वी आई प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड एस इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसका मुतबादल है वो क्या है, वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 इंटू टाइम। वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 से क्या मुराद है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। यानी ये फॉर्मूला कैसे बना है कि हम कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है ना तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी को उसके टाइम से भी मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसका एक्सेलरेशन लहदा से निकाल लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका मुतबादल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम यूज़ करते हैं कब, जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और उसकी मोशन कौन सी हो, लीनियर मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने की ये दो कंडीशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पहला ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज़ करते हैं हम, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, और दूसरा कब यूज़ करते हैं जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कौन सा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज़ करते हैं उसके मकासद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट कवर एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी, ये फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसकी दो कंडीशन है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो बॉडी का, तो हम उसे वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक्सेलरेशन ना निकालें, हम उसके बगैर ही डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो हम ये एक फार्मूला यूज़ करते हुए बगैर एक्सेलरेशन निकाले डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप ये देखेंगे इस इक्वेशन ऑफ मोशंस में सिर्फ टाइम स्केलर है, बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो फिर मैंने इन पे एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो लीनियर मोशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और लीनियर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन जो होती है ना वो फिक्स होती है। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, और जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो जाए ना तो हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते, यानी कि हम उसे एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। इसलिए यहाँ पे एरो नहीं लगाए। इसलिए मैंने बताया भी कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फिक्स देन इट कैन बी मैनिपुलेट एज स्केलर, कि हम फिर से उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसलिए हम एरो भी नहीं लगाते। और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होना, जिस फॉर्मूले में हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और बाकी पैरामीटर जो होते हैं उनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से हम देखते हैं ये। यानी अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी तो हम उसे पॉजिटिव कह देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में कवर हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अगर अगेंस्ट कवर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो होता है, अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो इनिशियल वेलोसिटी से हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, जबकि वी एफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जिसे हम ऐसे यहाँ पे डिनोट करें क्योंकि हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, उसको पॉजिटिव साइन हम कब देंगे, जब वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव कब देंगे, जब इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बात बता दूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिस तरह बॉडी को हमने सीधी ऊपर फेंकी और नीचे आ गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात करें तो उसे हमने नेगेटिव इस केस में कहना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के पैर यहाँ पे आप देखें ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इसलिए हम उसे कौन सा साइन देंगे, नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह अगर हम बॉडी को वैसे किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं तो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो फिर हम उसे कौन सा साइन असाइन करेंगे, पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से हम एक्सेलरेशन का साइन देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी का साइन भी हमने देखना हो तो हम इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से देखते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी बुक में ये नहीं बताया लेकिन आपको पता होना चाहिए। फ्री फॉल बॉडी किसे कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं जिसमें सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही हो, कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह की फोर्स भी अमल ना कर रही हो। और फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है ना ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब वो ज़मीन के करीब करीब हो। मैट्रिक में आपने 10 वैल्यू पढ़ी थी फॉर इजी कैलकुलेशन, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना उसमें क्या करते हैं, टाइम एज को रिप्लेस कर देते हैं, जो एस है ना उसकी जगह हम एज कर देंगे, ए की जगह हम जी कर देंगे। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के पास ए की जगह क्या आ गया, जी, सेकंड इक्वेशन में एस की जगह एच आ गया, ए की जगह जी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हैं जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, ए जी से रिप्लेस हो जाएगा और डिस्टेंस हाइट से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। अब ये बात बड़ी अहम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए टाइम ऑफ फॉल, स्पीड और एक्सेलरेशन मैथ पे डिपेंड नहीं करता। जो आपने 9th में पीसा टावर वाला एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था गलीलियो का, उसने डिफरेंट मैथ की बॉडीज को नीचे गिराया था और उसने कहा तो इकट्ठी आगे ज़मीन पे गिरती हैं। इसका ये मतलब है कि उनकी टाइम ऑफ फॉल भी सेम है, उनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, उनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम। लेकिन शर्त ये हो फ्री फॉलिंग बॉडी हो, उन पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही है और कोई फोर्स अमल ना करी हो। अब एक कागज़ का टुकड़ा एक ईंट भी नीचे फेंकते हो ना, अगर उसमें सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स अमल करी तो दोनों इकट्ठी नीचे आके गिरेंगी। आप यूट्यूब पे अगर देखें तो बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के जो इस बात को प्रूव करते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे ना कि हैवी बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अगर वो फ्री फॉल कर रही हो या लाइट बॉडी का, तो आपने कहना सर दोनों का सेम होगा। इस तरह अगर आज मैं कहूँ हैवी बॉडी नीचे आके ज़मीन से जल्दी टकराएगी या लाइट बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही हो तो आप कहना सर दोनों इकट्ठी आके टकराएंगी। ठीक है। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है ही सारे एमसीक्यूज़, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप। अब यहाँ पे ना बेटा जी इस टॉपिक के साइड पे आपको दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं। ये दो ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। पहला ग्राफ जो है ना ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। क्या हम जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ इस तरह का बनता है कि जो जो टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे गई है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, जब बॉडी नीचे आना शुरू हुई है फिर दोबारा उसका ग्राफ क्या होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस तरह का ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। उस ग्राफ का जो नाम है वो होता है पैराबोला। अगर आप बुक पे डायग्राम देखो, उसने पूछा इस ग्राफ की शेप का क्या नाम है, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान बिहेवियर ऐसा होता है। ये बॉडी का पाथ नहीं है, पाथ तो सीधा ऊपर सीधा नीचे है ना, ये पैटर्न है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर रहा है। ये इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का टाइम के लिहाज से पैटर्न है, ना कि इस बॉडी का पाथ नहीं, आपने समझना ये। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, जब हम उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आपने ग्राफ बना देना और उसका नाम क्या है, पैराबोला। अब अगली जो ग्राफ आपके बुक में नज़र आ रहा है वो है वेलोसिटी एंड टाइम के दरमियान जब हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आप देखें जब टाइम जीरो है, इनिशियली जब टाइम जीरो है वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, पॉजिटिव में मैक्सिमम है। अब जो बॉडी ऊपर जा रही है वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही, डिक्रीज होती होती हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के आगे जीरो। और जब बॉडी नीचे आना शुरू होगी फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जब वो ज़मीन से टकराने से बिल्कुल पहले क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए टाइम के साथ पहले वेलोसिटी डिक्रीज करेगी फिर दोबारा इंक्रीज होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि ऊपर जा रही थी पहले बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी। एक खास टाइम के बाद बॉडी जब नीचे आना शुरू हो जाएगी तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। बात समझ आई आपको, इसलिए यहाँ पे हमने इसे रिवर्स कर दिया। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड कहता ना, स्पीड में तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, फिर आपने ग्राफ यूं करके फिर ऊपर कर देना था, यानी जिस तरह वी होता है ना ABC में वैसे।
तो इस टॉपिक में जो याद करने वाली दो बातें हैं वो ये दो ग्राफ हैं फिलहाल। ऊपर जो इतनी मैंने बातें बताई हैं ये आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली बात बेटा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है MCQ जो न्यूमेरिकल टाइप इस टॉपिक में से पूछते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वो है कि बॉडी टेक्स 5 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगर हम बॉडी ऊपर फेंके 5 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए तो बताएं उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसके लिए हाइट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हमें हाइट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए सूटेबल इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए सूटेबल इक्वेशन है। यहाँ पे VF तो गिवन नहीं है। VF यहाँ पे हमने क्या कहना है 0। हम जब भी किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं ना तो हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ देर के लिए रुकेगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जब हाईएस्ट पॉइंट को फाइनल पॉइंट कहेंगे तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। और एक्सेलरेशन हम यहाँ पे -g के इक्वल क्यों लेंगे, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है। तो मैं यहाँ पे VF की जगह 0 पुट कर दूंगा, VI वैसे ही रहेगा, a की जगह -g पुट किया, साथ टाइम आ गया, -gt इधर आकर क्या हो जाएगा +gt। g की जगह 9.8 पुट किया, टाइम 5 है, मल्टीप्लाई किया 49 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वैल्यूज बदल सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो पूछा हो उसके मुताबिक आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखें कौन सी अप्लाई होगी। इस तरह एक और न्यूमेरिकल वो कह रहा है बॉडी थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स रिटर्न टू ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड, कि बॉडी ऊपर फेंकी है 10 सेकंड बाद वो नीचे आती है। बताएं उसको इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी देंगे और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। यानी कि हमने बॉडी ऊपर थ्रो की है, फिर नीचे आई है, 5 सेकंड में ऊपर गई है, 5 सेकंड में नीचे आई है। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करूँगा, सेकंड थर्ड क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि उसके लिए हाइट चाहिए, वो तो मैंने खुद अभी तलाश करनी है। तो अब इस फॉर्मूले में a को -g पुट करूँगा क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। मैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिर्फ नीचे से या इस वाले पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक की बात करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से अगर हम देखें वो तो अपवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए हम साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो a की जगह -g पुट करूँगा तो VI -gt बन जाएगा। VF इस केस में मैं 0 पुट करूँगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को मैं फाइनल पॉइंट कह रहा हूँ, वहाँ पे वेलोसिटी क्या 0। तो -gt इधर आकर क्या हो जाएगा +gt, वैल्यू पुट किया है 49 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। टाइम आपने 5 पुट करना है क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर जाने का टाइम देखना है, 10 नहीं पुट कर देना। और मैक्सिमम हाइट के लिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूँगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें VIT + 1/2 AT स्क्वायर ज़्यादा लेंथी इक्वेशन है। अब 2AS = VF² - VI², a की जगह -g पुट करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक वाले पाथ की बात करूँ मैक्सिमम हाइट के लिए। VF यहाँ पे 0 होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं a की जगह -g पुट करूँगा -2gh बन जाएगा, इधर सिर्फ -VI² आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, वैल्यू VIH बराबर आ जाएगा VI²/2g। अब इसमें मैं जब वैल्यूज पुट करूँगा 49² नीचे 2 × 9.8 हमारे पास क्या आ जाएगा 49 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूँगा। अल्लाह हाफिज़।